डेटा साइंस क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, एआई क्या है, उसमें भी डीप लर्निंग एक अलग, सबको समझ नहीं आता कि ये सारी चीजें एक ही है, एक ही स्ट्रीम में मिलेगी, क्या है मतलब ये। बिल्कुल, कई जगह पे जैसे लिखा होता है ना आजकल भी 15 साल का एक्सपीरियंस डेटा साइंस एज ए डेटा साइंटिस्ट, तो वो एक्चुअल में नहीं है, नहीं हो सकता किसी के पास। कि हाईएस्ट इंडिया में हाईएस्ट सैलरी कितनी, मतलब कौन सा यूजी पीजी कोर्स करना चाहिए, किस फील्ड हम्म में ज्यादा स्कोप है, या अगर किसी को डेटा साइंटिस्ट ही बनना है तो उसको क्या स्ट्रीम चूज करना चाहिए। डेटा साइंटिस्ट क्या होता है, वो एक तरह से ऑलराउंडर है, उसको सारी चीजें पता है। बट जो डेटा एनालिस्ट होता है उसको डीप लर्निंग की कोई जरूरत नहीं है। उस केस के लिए ना आपको कोडिंग भी आने की जरूरत नहीं है। आपको प्रोग्रामिंग नहीं भी आती है तब भी आपका काम चल जाएगा। कोडिंग नहीं आती, प्रोग्रामिंग नहीं आती है, तब भी काम हो जाता है। वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप टूल होता है, मतलब मशीन लर्निंग का सोल्यूशन बनाने के लिए। कोई ऐसी आप ऑनलाइन कोर्स या रिसोर्स कोई बता सकते हैं जो बिगिनर को हेल्प करे सीखने में, ऑनलाइन एमबीए इन डेटा साइंस और ये सब प्रोग्राम है सही। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड वेयर वी टॉक टू an expert and interact with that person. Today on our show we have a very special guest. He's a data scientist and is currently working in Ericsson. He has more than 7 years of experience in this field and is a avid learner. He started with a different profession, into a different stream. He was a website developer, but he transitioned into becoming a data scientist as soon as he discovered this profession. He was so fascinated that he is all about this profession now. He has a lot of expertise and a lot of knowledge, and today he is going to give that knowledge to all of you who are watching. This episode is basically for all those beginners and learners जो इस प्रोफेशन में शुरू करना चाहते हैं। इस पूरी वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल मिलेगी इन विच वी हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट डेटा साइंस, कि डेटा साइंस है क्या, क्या क्या कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं, क्या क्या स्किल्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं, कितनी सैलरी आपको मिलेगी, एंड उनके एक्सपीरियंस, उनकी जर्नी में उन्होंने क्या क्या सीखा है। एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस एपिसोड, सो आई होप यू कीप वॉचिंग इट टिल द एंड टू गेन मोर वैल्यूबल इंफॉर्मेशन। एंड अगर आपको बहुत जल्दी, आजकल इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी चाहिए होती है, तो आप स्पीड पे जा करके 2x सेट कर लें, ताकि आप जल्दी से पूरा पॉडकास्ट, पूरा एपिसोड देख पाएं, एंड सो दैट यू कैन ऑल्सो बिकम अ डेटा साइंटिस्ट एंड कैन बिगिन योर जर्नी। सो लेट्स गो स्ट्रेट एंड टॉक टू हिम। दीपक, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। आप अपने जॉब प्रोफाइल के बारे में बताएं, कितना टाइम हो गया है आपको। सो गिव अस एन इंट्रोडक्शन। थैंक यू सुकृति, थैंक यू फॉर हैविंग मी। माई सेल्फ दीपक सिंह, आई एम फ्रॉम पानीपत, बेसिकली पानीपत हरियाणा। एंड इस फील्ड में, डेटा साइंस के फील्ड में मुझे 7 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। एंड मैंने स्टार्टिंग की थी अपने करियर की एज ए वेब डेवलपर, मतलब वेबसाइट क्रिएशन का जो काम करते हैं वेब डेवलपर्स। एंड धीरे धीरे फिर एक वेबसाइट मेरे पास आई थी जिसमें मतलब डेटा साइंस रिलेटेड कुछ वेबसाइट थी वो। तो मुझे तब इसके बारे में पता चला था, वो यूएस की वेबसाइट थी। तो तब मुझे पता चला था कि हाँ, डेटा साइंस नाम की फील्ड होती है एंड इसमें पाइथन एंड ऑल सारा कुछ। तो मैंने जब देखा उसके प्रीरिक्विजिट्स देखे कि इसके लिए क्या चाहिए, कि आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, तो आई वाज द सुटेबल कैंडिडेट एट दैट टाइम। सो दैट्स व्हाई आई दैट्स द टाइम आई चूज दिस फील्ड। एंड तब से अब तक 7 साल हो चुके हैं। एंड तो मैं इस फील्ड में हूँ, डेटा साइंस की फील्ड में। एंड मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, बीटेक हुआ है मेरा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र से, के यू के। So that is in computer science engineering, and I have also completed the MTech, MTech in data science engineering, बिट्स पिलानी से। बिट्स पिलानी आपने सुना होगा, काफी काफी अच्छी। नामी। या एग्जैक्टली। सो एमटेक मास्टर्स मेरा वहाँ से हुआ। एंड वो डेटा साइंस इंजीनियरिंग में है, जो कि एक स्पेसिफिक कोर्स था। एंड दैट वाज ए विल्प कोर्स, वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम। सो अपने जॉब के साथ साथ में मेरा वो ऑनलाइन चलता था, मतलब। तो अभी 2023 में ही कंप्लीट किया है मैंने वो अपना काम करते करते। बिकॉज बीच में मैंने थोड़ा सा गैप दे दिया था अपने बीटेक के बाद, अपना जॉब में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था। फिर अब जब मुझे लगा 2021 में कि मुझे अब आगे कुछ मास्टर्स करनी चाहिए, जो कि एक नीड है, रिक्वायरमेंट है इस फील्ड के लिए, कि आपको मास्टर्स करनी पड़ेगी। सो दैट्स वाई मैंने बिट्स पिलानी का वो प्रोग्राम जो है चूज़ किया। उसके बारे में आपको आगे डिटेल में बताऊंगा, आप पूछेंगे जो। हाँ बिल्कुल, अभी मैं एरिक्सन में हूँ। और इससे पहले मैं द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है, टेरी, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है, मैं उसमें एज ए डेटा साइंटिस्ट काम किया है मैंने 2-2.5 साल। टेरी वाज एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मतलब मैंने काफ़ी डिफरेंट काम किए। लाइक मैंने AQI प्रेडिक्शंस का एक प्रोजेक्ट किया था, वहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट था मेरा, जहाँ पे मतलब डिफरेंट इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स को लेके, लाइक टेम्परेचर, विंड की मतलब स्पीड, इनसे हम प्रेडिक्ट करते थे कि कितना AQI रहेगा।
कल दिल्ली में, तो वो काफी बड़ा प्रोजेक्ट था एंड उसमें और भी काफी लोग इन्वॉल्व थे IIT से भी। सो मैं दोनों काम करता था स्टार्टिंग में, तो फिर बाद में मैं पूरा का पूरा डेटा साइंस में ही चला गया। आपको तो एक्सपीरियंस है, लेकिन बहुत सारे बच्चे, उनको बहुत कंफ्यूजन होती है कि डेटा साइंस क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, एआई क्या है, उसमें भी डीप लर्निंग एक अलग थोड़ा आ जाता है। मतलब हाँ एग्जैक्टली, सबको समझ नहीं आता कि ये सारी चीजें एक ही है, एक ही स्ट्रीम में मिलेगी, क्या है मतलब ये बिल्कुल। बस तो ये सब कुछ जो है वो आता है AI के अंडर, मशीन लर्निंग भी, डीप लर्निंग भी, सब AI के अंदर ही आता है। ठीक है, डेटा साइंस थोड़ा डिफरेंट है, वो एक तरह से आप कह सकते हो कि इंटरसेक्ट करता है विद ऑल दीज थ्री डोमेन, ओके। AI, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के साथ में। ठीक है, सो इनके अगर आप डेफिनेशन देखोगे ना तो डेफिनेशन से समझ जाओगे। सो AI क्या होता है, AI के अंदर हम ऐसे कुछ कंप्यूटर सिस्टम डेवलप करते हैं जो कि एकम्प्लिश करते हैं टास्क को जैसे ह्यूमन करते हैं, मतलब ठीक है, जो जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस, कुछ टास्क ऐसे होते हैं जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होती है। सो वो टास्क जो है हम एक तरह से मशीन से कराते हैं, मशीन करती है वो, मतलब लाइक ए ह्यूमन बीइंग, तो उसको हम AI बोलते हैं। अब आते हैं मशीन लर्निंग पे। तो मशीन लर्निंग क्या है कि मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ AI दैट प्रोवाइड्स द मशीन्स द कैपेबिलिटी टू लर्न ऑटोमेटिकली and improve from the experience, right? Automatically, and they can improve from experience without being explicitly programmed, मतलब उनको बाहर से आपको प्रोग्राम नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली जो है इम्प्रूव करते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। वो आपके मशीन लर्निंग सिस्टम होते हैं, नाम से पता चल रहा है मशीन लर्निंग, कि मशीन जो है लर्न कर रही है खुद से। तो लेट्स से कोई एक आइसक्रीम सेलर है, ठीक है, आइसक्रीम सेलर है, वो अपनी सेल जो है नोट कर रहा है, हर मंथ की सेल जो है वो नोट कर रहा है। तो जब वो वहाँ पे एक फिगर लिख रहा है, कि लेट्स से मतलब जून जुलाई के मंथ में उसकी इतनी सेल हुई, ठीक है, नवंबर दिसंबर में उसकी इतनी सेल हुई। तो वहां पर जब वो ऐसे लिख रहा है, लेट्स से उसने 2-3 साल तक ऐसे लिखा, तो मशीन लर्निंग क्या कर सकती है, मशीन लर्निंग उस डेटा पे खुद को ट्रेन कर सकती है एंड वो प्रेडिक्ट कर सकती है कि अगले मंथ उसकी कितनी सेल होने वाली है। तो ये प्रेडिक्शन जो है ये मशीन लर्निंग की कैपेबिलिटी है। सो ये मशीन लर्निंग हो गया। उसके बाद आता है डीप लर्निंग। सो डीप लर्निंग इज एक्चुअली ए ब्रांच ऑफ मशीन लर्निंग। ऑब्वियसली ओवरऑल सारे के सारे आ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही है, ठीक है, बट मशीन लर्निंग जो है वो मतलब एक तरह से सुपर सेट है। डीप लर्निंग आता है मशीन लर्निंग के अंदर, डीप लर्निंग आता है। सो बेसिकली टास्क उसका भी सेम ही होता है मशीन लर्निंग की तरह, डीप लर्निंग का भी, बस फर्क होता है उसके मेथड्स में, क्योंकि डीप लर्निंग जो है वो ब्रांच है मशीन लर्निंग की, वेयर एल्गोरिथम्स आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द वे न्यूरॉन्स वर्क इन ह्यूमन ब्रेन। जैसे हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स काम करते हैं, एक ह्यूमन ब्रेन में, जिसमें मतलब जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है ना, उसी का एक तरह से कॉपी किया गया है डीप लर्निंग के अंदर, कि जिस तरह से ह्यूमन सोचते हैं, ह्यूमन के का ब्रेन जिस तरह से काम करता है, न्यूरॉन्स जिस तरह से काम करते हैं, बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में, उसी का एक तरह से आर्टिफिशियल कॉपी बनाया गया है डीप लर्निंग। तो डेटा साइंस क्या होता है? सो डेटा साइंस रेफर्स टू द एक्टिविटी ऑफ एनालाइजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, कि एक बहुत बड़ा अमाउंट का एक डेटा है, ठीक है, उसमें उसका आपको एनालाइज करना है। तो क्यों करना है उसको एनालाइज? टू एक्सट्रैक्ट नॉलेज एंड इनसाइट में काम करेगा। डेटा एनालिसिस, एग्जैक्टली, एक डेटा डेटा एनालिसिस यहाँ पे आया, टू मेक अ डिसीजन। एंड जो डेटा साइंस है वो इंटरसेक्ट करता है सबके साथ में, डेटा एग्जैक्टली, जो मतलब डेटा साइंस विल बी यूज्ड इन एआई एमएल, मतलब एवरीथिंग, एग्जैक्टली डेटा विल बी रिक्वायर्ड फॉर एवरीथिंग। कि आपको एक डेटा दिया गया है, उसके अंदर से आपको कुछ एक्शनेबल इंसाइट्स निकालने हैं जिस पर आप एक्शन ले सको। मतलब हो सकता है कि आप सेल प्रोड्यूट कर रहे हो, ठीक है, आपकी कोई कंपनी है, फाइनेंस की कंपनी, आप सेल्स प्रोड्यूट करना चाह रहे हो, ठीक है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, ठीक है, उसमें कई बार फ्रॉड हो जाता है कि मतलब कस्टमर का इतना अच्छा नहीं होता, तो वहाँ पे अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां उसको यूज कर रही है मशीन लर्निंग को, AI को, ठीक है। तो उसमें वो बेसिकली क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन का मॉडल बनाते हैं अपने मशीन लर्निंग का, जिसमें कि मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम पहले बता देती है कि भाई ये जो यूजर है, कस्टमर है, इसका पास्ट का हिस्टोरिकल डेटा इतना अच्छा नहीं है और हो सकता है ये फ्रॉड कर जाए, ठीक है। कौन से ऐसे रिक्रूटिंग फर्म्स हैं या कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं, कंपनीज हैं, बहुत टॉप एमएनसीज हैं जो डेटा साइंटिस्ट को हायर करते हैं? करंटली आप जैसे किसी भी जॉब पोर्टल पे जाओगे, चाहे आप naukri.com पे जाओ, मोस्टन पे जाओ, या फिर सिंपल गूगल की भी अब जॉब लिस्टिंग जो आती है गूगल करने पे ही, तो आपको जो टॉप MNCs कंपनी है, गूगल, फेसबुक, ठीक है, और यहाँ पे ना अब डोमेन स्पेसिफिक होना भी बहुत जरूरी है कि आप किस डोमेन में हो, ठीक है। तो कुछ लोग भी थे ऑलरेडी, जैसे आजकल ना मतलब ये एक्चुअली 2015-16 के बाद ही इस
फील्ड में थोड़ी सी चेंजेस आने लगे। मतलब ये आपके चीज जो ये बनी है ना, डोमेन जो बना है, ये 2014-15 के बाद ही बना है, उससे पहले नहीं था कहीं पे। आप डेटा साइंटिस्ट की जॉब आपने नहीं देखी होगी कई जगह पे, जैसे लिखा होता है ना आजकल भी कि मतलब 15 साल का एक्सपीरियंस डेटा साइंस एज ए डेटा साइंटिस्ट, तो वो एक्चुअल में नहीं है, नहीं हो सकता किसी के पास, क्योंकि ये 15 फील्ड साल ही नहीं। बाद में बनी है। ठीक है, बट वो तब भी वो हायर करते हैं और लोग लिखते भी हैं। वो क्यों लिखते हैं? क्योंकि उससे पहले कुछ जो प्रोफाइल थी, मैं यहाँ पे जो प्रोफाइल का मैं बार बार यहाँ पे मेंशन इसलिए कर रहा हूँ, अब जैसे मान लो डेटा आर्किटेक्ट है, डेटा डीबीए बोलते थे उसको, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, वो ऑलरेडी वो डेटाबेस से इंटरेक्ट करते थे। वो जो अब से नहीं है, वो 2000 से है, मतलब है ना, 90 से है मैनुअली कहीं ना कहीं होता डेटाबेस। तो मतलब कहीं ना कहीं वो चीज, उस चीज को यूज करते थे, डेटा एनालिस्ट को यूज करते थे। ठीक है, अपनी एसक्यूएल, आपने एक लैंग्वेज होती है सुनी होगी, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, तो एसक्यूएल का यूज करते थे डेटा को फेच करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो थी तब भी, ये जो जो प्रोफाइल का जो नेम है, ये अब उभर के सामने आए 2014-15 के बाद। उससे पहले ये किसी और नाम से थे, लाइक डेटा इंजीनियर या डेटा आर्किटेक्ट, इस नाम से ये जॉब होती थी, डेटा डीबीए बोलते थे उसको बेसिकली। ठीक है, तो इस नाम से ये जॉब हुआ करती थी। तो ऑब्वियसली वो लोग लिख सकते हैं कि उनका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में इतना, वो लिख सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नोइंग अबाउट द सैलरी। सैलरी कितनी है, एवरेज सैलरी एक बिगिनर को कितनी मिल सकती है अगर आप एक डेटा साइंस का? एवरेज सैलरी अगर मैं इंडिया में बात करूं तो दैट इज अराउंड 13 to 15 LPA। जो एवरेज सैलरी की अगर मैं बात करूं तो वो है, बिकॉज काफ़ी जो है नए जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस फील्ड में हैं, तो ज्वाइन करते हैं, उनको अच्छी सैलरी मिल रही है। एंड अगर आपका थोड़ा सा एवरेज एक्सपीरियंस हो जाता है लाइक 3 to 4 years, तो अराउंड 15 तो आप आराम से, मतलब इसमें आप एज्यूम कर ही लो। मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ एक तरह से देखा जाए तो, बट अब धीरे धीरे ना इसका स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, डेटा साइंस की डिमांड बढ़ रही है, डेटा साइंटिस्ट की ओपन हो रही है डिफरेंट डिफरेंट जो आपके डोमेन्स हैं एंड एमएनसीज हैं, कंपनीज हैं, उनके अंदर, राइट। सो ये इंडियन कुछ में है। और अगर मैं बात करूँ लाइक फॉरेन कंट्रीज की, एंड बेसिकली लाइक कनाडा और यूएसए की, तो वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांड है। एंड ओबियसली यूएस डॉलर के अंदर उनकी सैलरी होती है। तो आप ये मान के चल रहे हो कि एवरेज सैलरी जो यूएस के अंदर है, अकॉर्डिंग टू ग्लासडोर, ये मैं नहीं कह रहा, ग्लासडोर कह रहा है कि 1,24,000 या 887, कुछ ऐसी कुछ फिगर है वहाँ पे। तो आप उसको 1.25, यस, तो ये यूएस डॉलर के अंदर है मैं उसमें नहीं बता रहा, यूएस डॉलर के अंदर है कि 1,25,000 के अराउंड वहाँ पे बता रहे हो आप या मंथली? एवरेज, एनुअल एवरेज सैलरी वहाँ पे है यूएस डॉलर में। ठीक है, तो इंडिया की बात कर लेते हैं पहले कि हाईएस्ट इंडिया में हाईएस्ट सैलरी कितनी मतलब हो सकती है? हाईएस्ट तो देखो इसमें ना एक्चुअली आपका टोटली डिपेंड करता है एक्सपीरियंस के ऊपर भी। ठीक है, सो लेट्स से आपका अगर एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो जाता है, लाइक से आपका 10+ एक्सपीरियंस हो जाता है, तो ऑब्वियसली उसकी जो सैलरी है फिर वो करोड़ में जाएगी, सीधा लाख में नहीं रहेगी। ये चीज तो कंफर्म है 100%। ठीक है, बट वही बात है कि आपका जितना नंबर ऑफ एक्सपीरियंस है, जितना आपका डोमेन में जितना एक्सपीरियंस है, एक्चुअली डोमेन स्पेसिफिक मांगते हैं। लेट्स से अगर मान लो मैं भी टेलीकॉम डोमेन में हूँ, तो जो टेलीकॉम डोमेन की जो कोई कंपनी होगी, तो वो हाई सैलरी जो है ओबियसली अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा इसमें है तो वो देगी उसको। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब स्पेसिफिक होता है। ठीक है, स्पेसिफिक होता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो किस में ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है आपका। हालांकि डेटा साइंस एक ऐसा डोमेन है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बिगिनिंग में मैंने क्लियर कर दिया था कि ये हर एक डोमेन के अंदर है। लाइक मैंने अपनी लास्ट कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में काम किया है ना, पावर डोमेन में भी मैंने काम किया है, आपका हेल्थ केयर डोमेन में भी काम किया है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट आपको एक्सपीरियंस मिलते रहते हैं, बिकॉज जो फंडामेंटल जो एक चीज है डेटा साइंस की, वो तो वही रहेगी हमेशा। ठीक है, कि आपके पास डेटा होना चाहिए। 50 लाख तो पहुंच सकता है ना इंसान एनुअली। हाँ, वो आप इजिली पहुंच सकते हो, बिल्कुल। मतलब आफ्टर कुछ साल आप आराम से उसके अंदर, मतलब इतना तो आराम से मिल ही जाता है, क्वाइट अ हाई पेइंग जॉब, मतलब अगर आप उसमें एक्सपीरियंस बनाओ अपना। तो इसी से मैं एक और सवाल फिर पूछती हूँ आपसे, आपको क्या लगता है कि मतलब कौन सा यूजी पीजी कोर्स करना चाहिए? डेटा साइंस का कोर्स करे, एआई का करे कि एमएल का करे? किस फील्ड में ज्यादा स्कोप है? या अगर किसी को डेटा साइंटिस्ट ही बनना है तो उसको क्या स्ट्रीम चूज करना चाहिए, क्या कोर्स करना चाहिए? एग्जैक्टली। सो इसके लिए सबसे पहले इसका भी एक प्रीरिक्विजिट क्वेश्चन होना चाहिए कि डेटा साइंस के लिए आपकी कौन सी स्किल्स आपको होनी चाहिए, आपके पास कौन सा आपको आनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बिकॉज ऑब्वियसली अगर एक्चुअली मैंने भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स वगैरह कुछ ऐसे देखे हैं जो सीधा बोलते हैं कि यार हमें एआई एमएल में जाना है, डेटा साइंटिस्ट बनना है, काफी अच्छी सैलरी होती है। ठीक है, बट उनको अब लेट्स से वो 8 डोमेन से हैं, ठीक है, तो वो नहीं आ सकते इस फील्ड में, टू बी ऑनेस्ट। मतलब जो इसका जो रिक्वायरमेंट है वो है
नहीं नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा आप ठीक है, समझ गया, ओके, नो प्रॉब्लम। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि मतलब आप हो भी सकते हैं, ऐसे कोई कोई भी किसी को नहीं रोक सकता, किसी भी फील्ड में कोई भी जा सकता है, बस आपको वो नॉलेज लेनी है, ठीक है, उससे रिलेटेड। टू हाँ बी तो ऑनेस्ट, जो मशीन लर्निंग है ना, मशीन लर्निंग है, वो सामने से मशीन लर्निंग है, बट बैकग्राउंड में वो प्योर मैथमेटिक्स है एंड नथिंग एल्स। ओके ओके, सो जो ठीक है, मैथमेटिक्स में स्ट्रांग हैं वही मशीन लर्निंग में जाएं तो ज्यादा मतलब अच्छा ग्रो कर सकते हैं। एंड मैथमेटिक्स में भी मैं थोड़ा सा और ज़्यादा स्पेशलाइज कर देता हूँ इसको। मैथमेटिक्स में भी हम्म, आपकी ना काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं, आपने सुना होगा। मैथमेटिक्स में आपके पास ज्योमेट्री होती है, कैलकुलस होता है ना, हम्म, आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग होती है, तो हम्म, काफ़ी कुछ होता है उसके अंदर। तो आपने दो चैप्टर्स देखे होंगे जब आप, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से थे या किसी भी बोर्ड से थे, आपने दो चैप्टर ना मैथ्स में होते थे, 7th 8th 9th क्लास में, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, यस यस, राइट। हाँ, तो ये दो चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। आप ये कह सकते हो कि 90% ऑफ AI ML या फिर जो मशीन लर्निंग है हम्म, बेसिकली, वो स्टैटिस्टिक्स प्लस प्रोबेबिलिटी से बना है। हम्म, सारा का सारा इन्हीं का खेल है। तो अगर आपका आप मैथ में अच्छे नहीं भी थे मान लो, ठीक है, हम्म, आपका, लेकिन आपको ना प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स थोड़े इजी लगते थे, काफी इजी लगते थे, ठीक है, तो आप ओबियसली इस फील्ड में जा सकते हो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और इसके बाद फिर जो 10% मैंने बोला कि 90% इसमें स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, तो 10% क्या है, 10% में फिर आपका 5% वो भी मैथ ही है। उसके हाँ, अंदर आ जाता है आपका जो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग होता है, लीनियर इक्वेशंस जिसको बेसिकली बोलते हैं, हम्म, ठीक है, तो अलजेब्रा आप बोल सकते हो उसको हम्म, बेसिकली, अलजेब्रा। एंड जो बचा हुआ 5% है वो है थोड़ा सा कैलकुलस, ताकि आप एल्गोरिथम का जो बेस है वो समझ सको, हम्म, क्योंकि उसमें पूरा ग्राफ बना के ऐसे पूरा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करके वो दिखाते हैं, हम्म, बट वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है। सो अगर आपका प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स अच्छा है, आपको ये हाई स्कूल में ये वाले टॉपिक समझ में आते थे, आपको पसंद थे, आप इसके क्वेश्चन कर सकते थे, सो इट डजंट मैटर कि आपको बाकी टॉपिक भी आते हो, आप हम्म। ऑब्वियसली इस फील्ड में आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एआई का कोई प्रोग्राम करना है किसी को तो फिर क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है? एआई के अंदर आप किस पर्टिकुलर डोमेन की बात कर रहे हो, ये उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, अब एआई के अंदर, क्योंकि देखो अब सही बताऊं तो 90% यहाँ पे मशीन लर्निंग ही यूज करते हैं हम हम्म, एआई के अंदर भी, ठीक है। हम्म, वो टोटली डिपेंड करता है कि आप किस डोमेन की बात कर रहे हो। लेट्स से आप रोबोटिक्स की बात कर रहे हो, ठीक है, तो रोबोटिक्स में कुछ दूसरी लैंग्वेजेस भी आ जाती हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डोमेन जो होता है आपका उससे रिलेटेड होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे फिर आप उस पर्टिकुलर डोमेन की अगर आप बात आई करो तो थिंक आपके थोड़े से स्किल्स जो है बदल जाएंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की भी नॉलेज होनी। प्रोग्रामिंग मस्ट है, यस, प्रोग्रामिंग मस्ट है। तो ये मैंने अभी एक पार्ट बोला था कि नंबर वन प्राइमरी जो है वो आपका मैथमेटिक्स है, ठीक है। ये मैं मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन बताया था, ना कि ओवरऑल डेटा साइंटिस्ट का हम्म, 100%, ठीक हाँ, है। उसमें 90% आप बोल दो कि पूरा मैथमेटिक्स है, लेकिन अगर डेटा साइंस की मैं बात करूँ, मशीन लर्निंग की मैं बात करूँ, तो उसमें जो 10% है वो आपकी, उसमें फिर प्रोग्रामिंग भी आ जाती है, वो भी, उसका भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कैसे आप किसी प्रॉब्लम को सोल्व करते हो, ठीक हम्म, है। बेसिकली यही चीज होती है, मैथमेटिक्स बेसिक रिक्वायरमेंट्स। नंबर वन, मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग एंड आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये तीन चीजें आपके पास हैं, आप आराम से डेटा साइंस कर सकते हो, उसके डोमेन में आ सकते हो। एंड उसके बाद जो फर्दर जो आपकी प्रोफाइल्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, उसके अकॉर्डिंग फिर आप चीजें सीख सकते हो अलग अलग, क्योंकि जैसे भी मैंने बताया ना कि डेटा साइंस के भी पार्ट, डेटा साइंस के अंदर सबसे पहले आता है डेटा एनालिसिस, हाँ, डेटा एनालिस्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। राइट, उसके लिए थोड़ी कम रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। डेटा साइंटिस्ट क्या होता है, वो एक तरह से ऑलराउंडर है, उसको सारी चीजें पता है, वो डेटा हाँ, इंजीनियरिंग भी कर सकता है, डेटा एनालिसिस भी कर सकता है, डेटा विजुअलाइजेशन भी कर सकता है, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग भी कर सकता है, ठीक है। बट जो हाँ, डेटा एनालिस्ट होता है उसको डीप लर्निंग की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसका हम्म, बेसिक काम है डेटा को एनालाइज करना बेसिकली, ठीक है। हम्म, डेटा एनालिस्ट का काम ये होता है कि जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था वो आइसक्रीम सेल वाला, तो वो डेटा एनालिस्ट कर लेगा आराम से, ठीक है, उसमें उसको कोई मशीन लर्निंग की जरूरत नहीं है। उसने बस, उसके पास हिस्टोरिकल डेटा है, उसने उसको ग्राफ पे प्लॉट कर दिया बेसिकली, हम्म, ठीक है, तो उसने डेटा को एनालाइज कर दिया, उसके अंदर से उसको इंसाइट भी मिल गई कि इस मंथ में जो है ज्यादा सेल्स होती है, इसमें कम होती है, सिर्फ ग्राफ प्लॉट करने पे ही, ठीक है। तो वो आपका डेटा एनालिसिस का काम हो गया। डेटा एनालिस्ट के बाद डेटा इंजीनियर आता है, ठीक है। हम्म, डेटा इंजीनियर का काम क्या होता है कि जो आपका उसमें पूरे जो बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे ऐसा कुछ एक्सेल का छोटा मोटा डेटा तो होगा नहीं, वहाँ पे बहुत हाँ, ह्यूज डेटा होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ फेसबुक की, राइट, फेसबुक में आप देखो कितने ज़्यादा उसके अंदर जो है अकाउंट्स बने हुए हैं, और कितने ज़्यादा लोग हर एक सेकंड में वहाँ पे फोटो डाल रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे कोई वीडियो डाल रहा है, कोई वहाँ पे लाइव चल रहा है, कि कोई मतलब अपना टेक्स्ट कुछ लिखते पोस्ट हैं, डाल रहा है, कितनी सारी पोस्ट डलती है वहाँ पे हर एक मिनट पे। तो ऑब्वियसली उस केस में फिर आपको जरूरत पड़ती है बिग डेटा की, ठीक है। बिग डेटा
कुछ अलग टर्म नहीं है, वो बस क्या है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो आज के टाइम पे बिग डेटा पे मूव कर चुकी हैं ऑलमोस्ट सारी। आपने क्लाउड एक वर्ड सुना होगा, क्लाउड, हाँ हाँ। राइट? तो क्लाउड जो है मतलब उसके अंदर क्या है कि जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां ये क्लाउड पे अपना सारा डेटा रखती हैं, ठीक है? और वहाँ पे ना रियल टाइम पे प्रोसेसिंग करती हैं। जो ये सारे सॉल्यूशंस हैं हमारे एआई के सॉल्यूशंस, मशीन लर्निंग के सॉल्यूशंस, ये सारे रियल टाइम पे चलते हैं। तभी आपने देखा होगा कि कभी आपने फेसबुक पे कोई फोटो अपलोड किया है, आपका कोई फ्रेंड उसमें है, तो हाँ उसके कुछ सेकंड बाद ही ना वो दिखा देता है कि इसमें हाँ। शायद ये पर्सन है, वो बता राइट देता है, ठीक है? राइट। तो वहाँ वहाँ पे जो है आपका कंप्यूटर विजन लगा हुआ है। कंप्यूटर विजन जो है वो मशीन लर्निंग का ही पार्ट है, जहाँ पे मतलब इमेज के अंदर क्या चीज है वो चीजें प्रिडिक्ट होती हैं मशीन लर्निंग के मॉडल के द क्लाउड डेटा सेंटर्स। इंजीनियर्स कैन आल्सो, उनका भी हाँ काफी वो हो चुका है, डिमांड काफी है इस जॉब की। बिल्कुल। मैंने और एक जो बात जहां की। पर भी आपकी एमएनसीज आती हैं, बड़ी कंपनी आती हैं, वहां पे यही होगा। उन्होंने पक्का कोई ना कोई जो है क्लाउड जो है परचेज कर रखा होगा, चाहे वो आपका AWS हो गया, अमेजन वेब सर्विसेज, ठीक है, या हम्म आपका वो माइक्रोसॉफ्ट का एज्यूर हो गया, ठीक है, या फिर आपका गूगल का GCP हो गया, ओके। ठीक है? तो ये तीन जो है मेजर प्लेयर हैं इस टाइम क्लाउड के अंदर। और ये मतलब ताकि इनके प्रोडक्ट्स को खरीदे लोग, जैसे जो माइक्रोसॉफ्ट का जो एज्योर है, वहाँ पे एज्योर मशीन लर्निंग स्टूडियो के नाम से टूल आता है, एज्योर अच्छा। मशीन लर्निंग स्टूडियो। उस केस के लिए ना आपको कोडिंग भी आने की जरूरत नहीं है, आपको प्रोग्रामिंग नहीं भी आती तब भी आपका काम चल जाएगा। बट यू मस्ट नो द बेसिक्स ऑफ डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग की, किस तरह से एल्गोरिथम काम करते हैं, कैसे हम ट्रेनिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, वो सब पता होना चाहिए। फिर भी डोमेन आपको पूरा आना चाहिए। कोडिंग नहीं आती, प्रोग्रामिंग नहीं आती है, तब भी काम हो जाता है। वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप टूल होता है, मतलब मशीन लर्निंग का सोल्यूशन बनाने के लिए क्लाउड पे। स्टूडेंट को, किसी लर्नर को अगर डेटा साइंस के स्ट्रीम में जाना है, और अगर वो सिर्फ 12th पास करके आया है और उसको ये हम्म स्ट्रीम बहुत फैसिनेटिंग लग रही है, तो उसको कौन सी हम्म। यूजी कोर्स करनी चाहिए? सबसे पहले उसे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड जिसमें कि उसको प्रोग्रामिंग भी सिखाई जाए, ऐसा कोर्स बहुत जरूरी है उसके लिए, ठीक है? तो सो ऐसा हो सकता है कोर्स वो, हो सकता है जैसे वो BCA होती है, आपकी BCA भी ऑनलाइन हो भी? सकती है, ठीक हाँ है? बीटेक भी हो सकती है, ऑब्वियसली बीटेक वाला तो सबसे ज्यादा है इसके हाँ। अंदर, हम्म बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। एंड आजकल मैंने देखा है ऑनलाइन में सर्च करता रहता हूँ, तो कुछ यूनिवर्सिटीज जो है स्पेसिफिकली डेटा साइंस रिलेटेड कोर्सेज भी उन्होंने लॉन्च कर दिए हैं। लाइक बीटेक में हम्म। आपके ऐसे कोर्सेज आने लगे हैं आजकल जो कि स्पेसिफिकली इस फील्ड के हैं, कि बीटेक इन डेटा साइंस इंजीनियरिंग, इस तरह इट्स से। ऑल्सो ऑन कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म, हमने भी काफी सारे ग्रेट। यूनिवर्सिटी के एजुकेशन पार्टनर के लिस्ट यस है यस। डेटा। तो ये जो स्पेसिफिकली इसके लिए आते हैं, ये सबसे बेस्ट जो है चॉइस रहेगी। अगर कोई स्टूडेंट जो है 12th के बाद में इस फील्ड में आना चाहता है, तो उसके लिए बेस्ट यही रहेगा कि वो स्पेसिफिकली इसी फील्ड से रिलेटेड जो है कोर्स करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी एमटेक की है, हम्म तो मैंने एमटेक जो है डेटा साइंस इंजीनियरिंग में की है, हम्म। राइट? तो उसके अंदर ऑब्वियसली जितने भी मुझे सब्जेक्ट्स मिले, जितने मैंने पढ़े हैं सब सब्जेक्ट्स उसके अंदर, सारे के सारे किसी फील्ड से रिलेटेड थे, ठीक है? तो राइट। हमें एक क्या कि आप इधर उधर नहीं जाते हो, आप फोकस रहते हो फोकस। एक पर्टिकुलर फील्ड में, एक। कोई ऐसी आप ऑनलाइन कोर्स या रिसोर्स कोई बता सकते हैं जो बिगिनर को हेल्प करे सीखने में? मतलब अगर वो कोई कोर्स एग्जैक्टली नहीं ले, जो आप भी डे टू डे लाइफ में भी जिसको मतलब आप देख करके सीखते हैं। इसमें इसमें ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली जब मैंने स्टार्टिंग किया था इस फील्ड में, सो हम्म मैंने भी ना सब ऑनलाइन ही सीखा था। कोई हम्म मैंने ऐसे कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया था, टू बी ऑनेस्ट। हम्म एंड ऑनलाइन जो है सब अवेलेबल है। हाँ हाँ, ये मेरे को काफ़ी हेल्प किया, जो मैंने ये ऑनलाइन अपना PG कोर्स किया, ये काफ़ी हेल्पफुल था मेरे लिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिला इसमें। तो इसलिए मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। बट जो स्टार्टिंग होती है ना, वो इंसान खुद से करता है, ठीक हम्म है? तो वो भी मैंने अपनी खुद से की थी ऑनलाइन। आप गूगल पे ना कुछ भी जैसे सर्च करते हो तो आपको बहुत सारे मटेरियल वहाँ पे मिल जाता है एकदम से गूगल सर्च पे। तो वहाँ से ही कुछ वेबसाइट्स हैं जो मुझे मिली थी, जिनसे मैंने जो अपनी लर्निंग स्टार्ट की। एंड अगर मैं आपको नेम बताऊं तो एनालिटिक्स विद्या काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, जो कि हमारे डोमेन से रिलेटेड जो है ब्लॉग्स वगैरह आपको वहाँ पे मिल जाएंगे सारे। एनालिटिक्स विद्या करके वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है। तो एनालिटिक्स विद्या है, गीक्स फॉर गीक्स है, W3 स्कूल्स आपने सुनी होगी, वो भी एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। उस पर अभी जो कंटेंट जो अभी लेटेस्ट आ रखा है वो काफ़ी अच्छा है। अकॉर्डिंग टू, अगर आप पाइथन में बिगिनिंग करना चाहते हो तो बहुत अच्छा मटेरियल आपको मिलेगा वहाँ पे। हम्म इवन उन्होंने मशीन लर्निंग का भी ऐड कर दिया है वहाँ पे अभी। तो हम्म। और ये सारे जो आपको बता रहा हूँ ये फ्री हैं, हाँ ठीक है? ये हाँ। फ्री फ्री लर्निंग रिसोर्सेज हैं। वाह। पर वही बात है कि जब ये बिगिनिंग आप इनसे करो, आप सीख जाओ थोड़ा सा, है ना, फंडामेंटल लेवल का आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हाँ ये लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज इस तरह से काम करती है, ऐसे कोड लिखते हैं। और ये आपका अब इसके मैंने बताया कि स्टैट्स और जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम्म मैंने अपने टाइम पे खान एकेडमी करके एक वेबसाइट थी, वहाँ से सीखा था।
तो वो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करते हैं मैथमेटिक्स का कोर्स, ठीक है। तो वहाँ से मैंने सीखा था। तो और यूट्यूब के भी काफ़ी सारे चैनल्स थे, वीडियोस थी, जहाँ से मैंने जो है अपनी जो नॉलेज है वो गैदर की, ठीक है। लेकिन आफ्टर ऑल दीज फ्री लर्निंग एंड ऑल दिस स्टफ, ये सब सीखने के बाद आपको एक यूजी या पीजी कोर्स जो है वो करना चाहिए, बिकॉज बहुत सारी जो कंपनीज है ना, वहाँ पे साफ साफ लिखा होता है हम्म। कि आपके पास जो है मतलब लेट्स से मास्टर होनी चाहिए डेटा डेटा साइंस के अंदर, या हम्म। फिर मतलब सिमिलर कोर्सेज कोई भी ऐसे लिखा होता है। इवन जो कुछ बहुत ज्यादा बड़ी जो कंपनियां हैं वहाँ पे तो पीएचडी तक भी लिखी हुई है, जिनको एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है वो पीएचडी तक लिख रखा है उन्होंने वहाँ पे कि भाई पीएचडी चाहिए हमें इसमें मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स डोमेन के अंदर। अच्छा। ऐसे कोई वो ये नहीं बोलते हैं वो डेटा साइंस में करो, ठीक है, वो कंप्यूटर साइंस भी चलता है उनका, स्टैट्स भी चलता है, क्योंकि हाँ। उनको पता है कि मेन जो इसमें मेन जो मैथमेटिक्स। पॉइंट है वो आपका मैथमेटिक्स ही है, स्टैट्स है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो इसलिए वो आपको कहीं पर मिला लिखा मिल जाएगा कि भाई आपका यूजी पीजी कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर, कहीं पे लिखा मिल जाएगा कि आपका बीसीए एमसीए भी चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब वो कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर, मतलब जहाँ पे अनटिल अनलेस आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। व्हाट आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट अ स्टूडेंट शुड लर्न? अभी एकदम मोस्ट ट्रेंडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना चाहिए अभी? हाई डिमांड। नो नो डाउट इट्स पाइथन। पाइथन। पाइथन ही जो है सबसे टॉप पे है इस टाइम पे। पाइथन एंड के अलावा अगर कुछ और है तो बताइए। हाँ बिल्कुल, पाइथन के अलावा भी आपकी आर एक लैंग्वेज होती है जो कि आर। स्पेसिफिकली इसी इसी के लिए बनी है। आर जो लैंग्वेज है वो स्पेसिफिकली आपकी जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जॉब करते हो डेटा के ऊपर, उसी के लिए वो लैंग्वेज जो है बनी है। आप आर सीख सकते हो, नो डाउट। एंड उसके बाद फिर जो मतलब आजकल कुछ फ्रेमवर्क भी बन रहे हैं एआई मशीन लर्निंग के, वो आप जावा में भी कर सकते हो, आप सी प्लस प्लस में भी कर सकते हो, आप जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हो इवन। बट तो दो गूगल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फेसबुक, दैट आर इन हाई डिमांड इज पाइथन एंड आर। यस, पाइथन एंड आर फॉर डेटा साइंस सेम। बट मैं ऐसे भी लोगों का बात करना चाहूंगी जो मतलब जिन्हें ट्वेल्थ के बाद तो पता ही नहीं था डेटा साइंस के बारे में, अब वो एग्जैक्टली, दूसरे स्ट्रीम में काम कर रहे हैं, अब कैसे बिल्कुल ट्रांजिशन कर सकते हैं? तो इनको कौन सा कोर्स करना चाहिए? एग्जैक्टली, मैं आपको इसका एग्जांपल भी दे सकता हूँ। हम्म। जैसे मेरे भी कुछ फ्रेंड्स थे जो मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड से थे। हम्म। कॉमर्स बैकग्राउंड मतलब उनके पास 11 ट्वेल्थ में कॉमर्स था, ठीक हाँ। है। बट उनके उनके साथ में एक अच्छी चीज़ ये थी कि कॉमर्स विद मैथ था उनके पास, वो मैथ भी था उनके पास। तो मैथ था, क्योंकि डेटा साइंस इज नथिंग, मशीन लर्निंग इज नथिंग बट मैथ ओनली, ठीक है। तो मैथ था तो वो इस डोमेन में आए हैं, मेरे सामने आए हैं, ठीक हम्म। है। क्योंकि उनके पास मैथ्स था तो वो समझ सकते थे कि भाई हाँ ये आपकी स्ट्रेटजी है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी है, इसके अंदर ये चीज़ होती है, कॉन्सेप्ट उनको समझ में आ गए थे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो उन्होंने ऐसे कोई आजकल दूसरे कोर्स भी चले हुए हैं, और उन्होंने जैसे बीकॉम वगैरह भी कर लिया था, ठीक हम्म। है, बट वहाँ पर भी मैथ था तो उसका उनको बेनिफिट मिल गया और वो इस डोमेन में आ गए डायरेक्टली, ठीक ओके। है। अब देखो उनका कोडिंग से कोई रिलेशन नहीं था, तो कोडिंग उन्होंने सीख ली। लाइक जैसे अगर आप कोई कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्होंने वो चूज कर लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, वहाँ पे उनको पाइथन सिखा दी। पाइथन जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है इस डोमेन के लिए करंटली, ठीक है। वैसे तो और भी लैंग्वेज, आप मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूँ तो आर है, आपकी आर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाँ। उसके बाद आपकी जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, हाँ। इनका भी आप यूज़ कर सकते हो डेटा साइंस डोमेन में। बट जो पाइथन है ना, पाइथन सबसे टॉप पे है। टॉप पे भी। पाइथन से ऊपर कुछ नहीं है इस डोमेन के अंदर, सही बताऊं तो, क्योंकि उसने ना इतनी सारी लाइब्रेरी, इतने सारे इंटीग्रेशन अपने प्रोवाइड कर दिए हैं पाइथन में कि कोई लैंग्वेज आसपास भी नहीं है फिलहाल पाइथन के। सो लेट्स से कोई भी आप ऐसा कोड प्रोवाइड कर रहे हो जिसमें कि आप पाइथन भी सिखा रहे हो, डेटा साइंस से रिलेटेड चीज़ें भी सिखा रहे हो, तो कोई भी दूसरा पर्सन जो कि कोडिंग बैकग्राउंड से भी नहीं है, ठीक है, बी कॉम से है या इवन आर्ट से भी है, ठीक है, तो आप वो ये वाला कोर्स ऑप्ट करके हाँ। और उसको जैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग कैच कर पा रहा है, पाइथन कर पा रहा है, और उसको क्योंकि मैथ्स भी इसमें इतना ज़्यादा डीप नहीं है, प्रोबेबिलिटी स्टैट्स है मेन, तो उसको वो चीज़ समझ में आ गई तो ऑब्वियसली वो इस फील्ड में जा सकता है एंड आगे तो जाके अपना फ्यूचर बना सकता ये है तो इसमें। मैं समझ गई क्या बोल रहे हो कि पर्टिकुलर ऐसी कोई प्रोग्राम ले लो जिसमें तुम्हें डेटा साइंस के बारे में ही पढ़ाया जाए। लेकिन जैसे कि कोई मतलब वर्किंग प्रोफेशनल है, अब वो सोच रहा है कि मतलब ये मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ऑनलाइन एमबीए इन डेटा साइंस और ये सब प्रोग्राम मतलब है सही? पीपल कैन डू हाँ इट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो ऑनलाइन एमबीए का इसमें बेनिफिट ये हो सकता है। सो लेट्स से आपको बेसिक नॉलेज हो गई डेटा साइंस की, ठीक है, आपने प्रोग्रामिंग वगैरह भी सीख ली। अब एमबीए आपको क्या हेल्प करेगा ना कि आप एक बेटर डिसीजन मेकर बन पाओगे, ठीक है। जो डिसीजन एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको लेने पड़ते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप जॉब करो,
करोगे, उसके लिए बेटर डिसीजन लेने के लिए एमबीए जो है वो एक तरह से बेस्ट चॉइस है, मैं अपनी तरफ से बोलूंगा, क्योंकि ये मैंने खुद देखा है। सैलरी है उसमें भी काफी हद तक जो है इंक्रीज होता है। लेट्स से इंक्रीमेंट। कोई मतलब नॉर्मल जॉब कर रहा था डेटा साइंस में, अब जब उसने एमबीए कर ली, ठीक है, हम्म। तो उसको डेटा साइंस की नॉलेज तो है ही है। अब हम्म। उसने एमबीए कर ली डेटा साइंस में, तो ऑब्वियसली एक प्लस पॉइंट बन जाता है उसका, ठीक है, वो ऊपर एक मैनेजरल पोजीशन पे आ जाता है। तो आपका मतलब आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन में अगर आप कोई भी डेटा साइंस कोर्स करते हैं तो वो सेम वैल्यू होल्ड करता है? मतलब आप दोनों रेगुलर और ऑनलाइन मोड में आपको कोई डिफरेंस लगता है, या फिर नहीं, मेरे आपको ख्याल लगता है से अब कि कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम्म। कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे आपने देखा भी होगा कोविड में सारा सारा जो सिस्टम था पढ़ाने का, टीचिंग का, सब ऑनलाइन हो गया था, हम्म। राइट। हम्म। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब लोगों ने उसमें कुछ सीखा नहीं है, बहुत कुछ सीखा है। इवन मैंने खुद ऑनलाइन जो है एमटेक की है, तो मैं हाँ। आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको बता सकता हूँ, ठीक है, कि इसका बेनिफिट होता है, ऑब्वियसली होता है। एंड इवन मतलब जो मैंने किया है कोर्स, उसमें ऐसा कुछ लिखा भी नहीं हुआ है, मेरे जो डिग्री मुझे मिली है एमटेक की, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि ये ऑनलाइन था या ऐसा कुछ, तो वो और राइट। भी अच्छा है, ठीक है। तो उसका मतलब ऐसा कुछ नहीं कि उसकी वैल्यू कम हो जाएगी कि अगर आप ऑनलाइन करोगे, तो कई लोगों के ना मतलब माइंड में डाउट रहता है कि अगर आप ऑनलाइन करोगे कोई भी कोर्स, चाहे वो एमबीए है चाहे एमटेक है, कुछ भी कोर्स है, ठीक है, तो अगर आप ऑनलाइन करोगे तो आपको वो चीज़ नहीं मिलती है जो मतलब ऑफलाइन मिलती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, इट टोटली फाइन। और मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप जो है ज़्यादा टाइम दे पाओगे, जो कम्यूट करने में आप टाइम वेस्ट करते हो वो वेस्टेज नहीं होगा, आप उस टाइम में पढ़ सकते हो अपना। दीपक, आपने काफी सारा नॉलेज दिया है हमें अभी डेटा साइंस के जॉब प्रोफेशन के बारे में, स्किल्स क्या क्या चाहिए होते हैं, कौन सा कोर्स आप कर सकते हो, डिफरेंशिएशन बताया अभी तक आपने, सारी चीज हम्म। हो गई। काफी मतलब एक बिगिनर के लिए आपने काफी नॉलेज दे रखी है यहाँ पर। हमने आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए हैं, कवर कर लिए हैं। जो भी स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं, अगर वो आपसे कनेक्ट करना चाहें, आपसे कुछ और हाँ, बिल्कुल सवाल, कर सकते हैं। सो वो आपसे लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका, आप मुझे यस, लिंक्डइन का वो कर दीजिएगा, लिंक्डइन की आईडी मैं इनकी यहाँ श्योर, मैं आपको। डाल दूँ, सो यू गाइस कैन आस्क हिम मोर क्वेश्चन। जो भी आपको क्वेरी है ये देखने के बाद भी, ये वीडियो अगर आप लोग पूरी देख रहे हैं तो एट द एंड तक अगर देख लिया है तो जरूर इनसे कनेक्ट करें अगर आपको और भी कुछ जानकारी लेनी है। एंड विद दैट, थैंक यू सो मच दीपक, ग्रेट थैंक यू। इनसाइट। आपकी जर्नी सुन करके भी काफी अच्छा लगा। एंड आई थिंक डेटा साइंस का एक प्रोफेशन है आज जो काफी हाई डिमांड में है। थैंक यू सो मच दीपक, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। कनेक्टिंग अस। थैंक यू स्वीकृति, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड अब लास्ट में बस यही बोलूंगा कि आपको जो भी आप करोगे इसमें, जब भी स्टार्ट करोगे तो उसको पूरा इंटरेस्ट लेके करना है, क्योंकि इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है इस फील्ड में। जब आपका इंटरेस्ट बन जाता है तो सारी चीजें आपको इजी लगने लगेंगी, ठीक है। एंड हार नहीं माननी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अगर मान लो कई बार ऐसा कुछ कोड या कुछ ऐसा आ भी जाता है कि जो आपको नहीं समझ में आ रहा, तो गिव अप नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है, उसको सर्च करना है, गूगल करना है, अपने टीचर से पूछना है जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, तो सब क्लियर हो जाएगा, कोई कोई दिक्कत नहीं आएगी इस फील्ड में। पैशन होना जरूरी है, पैशन के साथ एग्जैक्टली, आप ये परस्यू कर सकते एग्जैक्टली, हो। पैशन ओके, बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू दीपक। या थैंक यू स्वीकृति, थैंक यू।